तो आप ये सीधे मुख्यमंत्री की तस्वीरें देख रहे हैं। सीएमआर में कोई एग्जीबिशन लगा हुआ है, देखिए, जिसमें आपको सीधे ये जयपुर से तस्वीरें दिखा रहे हैं, सीएमआर की तस्वीरें नहीं है। हालांकि ये सीधे तस्वीरें साथ ही मुख्यमंत्री के उसका देखते हुए, निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री एग्जीबिशन में नजर आ रहे हैं। जयपुर से ये सीधे भजनलाल शर्मा की तस्वीरें देखिए। खान विभाग की राइजिंग राजस्थान प्री समिट है ये, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में ये प्री समिट आयोजित की गई है। 60,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव साइन किए गए हैं और इसमें ये देखिए कि जो राजस्थान प्री समिट है वो आयोजित की गई है, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आ रहे हैं। खान विभाग की तरफ से ये राजस्थान प्री समिट का एग्जीबिशन एक तरह से रखा गया है और इसीलिए आप देखिए खान विभाग की तमाम वो चीज़ें, तमाम एलिमेंट्स वहाँ पर मौजूद हैं, जिसको देख रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिसको समझ रहे हैं। खान विभाग की तरफ से ये राइजिंग राजस्थान प्री समिट आयोजित की गई है। सीएम की अध्यक्षता में ये समिट आयोजित की गई है और 60,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश प्रस्ताव हस्ताक्षरित है इसमें। तमाम और देखिए तमाम वो एलिमेंट्स जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और जिसके बारे में जानकारी ले रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। खान विभाग की तरफ से ये जो राजस्थान प्री समिट है उसको देखा जा रहा है सीएम के द्वारा। बताते चलें कि राजस्थान राइजिंग समिट का आयोजन वैसे तो दिसंबर में होना है, 3 दिवसीय ये कार्यक्रम है, लेकिन खान विभाग की तरफ से ये पहले ही प्री समिट आयोजित की गई है, जिसको देखने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आए हैं। तमाम वो खान विभाग की तरफ से डेलीगेट्स वहां पर मौजूद, जिसको समझा रहे हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हर एक चीज़ के बारे में ध्यान से चीज़ों को ऑब्जर्व करते हुए, समझते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चल रहे हैं और ये भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि खान विभाग की तरफ से जो राजस्थान राइजिंग समिट आयोजित की गई है, जिसमें 60,000 करोड़ से ज़्यादा के निवेश प्रस्ताव हस्ताक्षरित हैं, उसमें क्या कुछ होगा अगर ये चीज़ें आती हैं राजस्थान में। तो राजस्थान का जो सीएम का जो विज़न है, विकास और उत्थान राजस्थान की बात को लेकर, प्रगति राजस्थान को लेकर, तो समृद्ध राजस्थान को लेकर, उसमें ये कितना फ्रूटफुल साबित होगा। अब जो एलिमेंट्स थे उसको ऑब्जर्व कर लिया है मुख्यमंत्री ने। उसके बाद भी आप देखिए एक सिंडिकेट टाइप जो फोटोज़ यहाँ पर लगाई गई हैं, सिंडिकेट टाइप नहीं, ये मार्बल्स है एक्चुअली। देखिए ये मार्बल्स हैं और इन मार्बल्स के ऊपर बताया भी गया है, एक एक अलग अलग मार्बल्स को भी देखा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने। और अब आगे बढ़ते हुए खान विभाग की राइजिंग राजस्थान प्री समिट में जहां पर एलिमेंट्स को, तमाम अलग अलग स्टोन्स को देखा, जिसको समझा, उसके बाद मार्बल्स जो अलग अलग रखे गए थे वो आपको दिखाया हमने। आगे बढ़ते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अब ये सीधे कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं, उनके साथ कई सारे लोग हैं और अभी सीधे मंच से वो तस्वीरें आपको दिखाएंगे जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आपको नजर आएंगे। माइंस पेट्रोलियम सेक्टर की ये प्री समिट आयोजित की गई है। तो आपको फिर से माइंस पेट्रोलियम सेक्टर की ये प्री समिट और ये देखिए कई सारे कोल माइंस, वही एलिमेंट्स की, जो धातु की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग धातु हैं। मंच पर ये सीधे तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं। मंच पर चले गए हैं मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और जैसा डेकोरम होता है मंच पे जाने के बाद दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम, उसके बाद ग्रीट का कार्यक्रम, शॉल और पुष्प गुच्छ देकर जिस तरह से स्वागत किया जाता है वो सारी चीज़ें की जाएंगी। फिलहाल ये मंच पर से पहले की तस्वीरें जब माइंस पेट्रोलियम सेक्टर की तरफ से राजस्थान राइजिंग राजस्थान प्री समिट आयोजित की गई है, जिसका निरीक्षण करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आए। एक एक एलिमेंट्स को समझ रहे हैं कि क्या कुछ फायदा होगा इसके निवेश से। राजस्थान में 60,000 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं जो हस्ताक्षरित किए गए हैं और ये पहली तस्वीर आपको मंच की दिखा रहे हैं।
जहां पर माइंस एंड पेट्रोलियम इन्वेस्टर प्री समिट आयोजित किया गया है, जिसमें अभी थोड़ी देर में मंच पर आ गए हैं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और उसके बाद से वो कार्यक्रम भी आपको दिखाएंगे जब उसको संबोधित करेंगे वो। और चलिए अब आपको बड़ी खबर बता रहे हैं जोधपुर से। अनीता चौधरी हत्याकांड से जुड़ी हुई बड़ी खबर है। मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को पुलिस ने धर दबोचा है। गुलामुद्दीन का सीसीटीवी सामने आ गया है। सीसीटीवी से बचने के लिए टोपी लगाता था गुलामुद्दीन, फोन भी इस्तेमाल नहीं करता था गुलामुद्दीन के पास से 3 फोन मिले हैं। कुछ सेकंड के लिए उसने अपना फोन स्टार्ट किया था, जिसके बाद से गुलामुद्दीन की लोकेशन पता चली थी और उसके बाद से ही पुलिस उस तक पहुंच पाई है। महाराज से ये सूत्रों के हवाले से खबर है कि वो पहुंची और जोधपुर उसको लाया जा रहा है। शाम तक गुलामुद्दीन जोधपुर पहुंच जाएगा, लेकिन अभी तक पुलिस इस सब पे चुप्पी साधी हुई है। फिलहाल 2 सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। सीसीटीवी से बच पाए वो समझ में ना आए, पहचान उसकी ना हो पाए, इसीलिए वो हमेशा कैप लगाए रहता था। और दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं आबिदा की, जो कि गुलामुद्दीन की पत्नी थी। अनीता चौधरी की आप तस्वीर देख रहे हैं जिनकी हत्या की गई। सीसीटीवी फुटेज भी आया था। हत्या से पहले सलवार सूट में नजर आई थी अनीता चौधरी। और पहली तस्वीर गुलामुद्दीन की, जो आखिरकार डिटेन कर लिया गया है। ये पता चल रहा था कि वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर रहा था मर्डर के बाद से, लेकिन कुछ सेकंड के लिए उसने अपना मोबाइल स्टार्ट किया था और इसी वजह से वो मोबाइल उपयोग नहीं करता था। लोकेशन ट्रेस नहीं हो पाई थी, लेकिन कुछ सेकंड के बाद से जैसे मोबाइल ऑन किया, पुलिस को उसकी लोकेशन ट्रेस हुई और अब वो पकड़ा गया। चलिए, इस बीच नाथद्वारा से भी बड़ी खबर है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं धर्म गुरु नहीं, धर्म का सिपाही हूं। धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं। वोट बैंक के लिए धर्म का इस्तेमाल सबसे बड़ा अपराध है। राजनीति में चल रही उठापटक को धर्म से जोड़ना गलत है। देश तभी प्रगति करेगा जब सभी एक साथ होंगे। सुनिए जरा क्या कुछ कहा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने। तो ये बात बहुत पूर्ववत सिद्ध है कि धर्म से राजनीति चलती है, राजनीति से धर्म नहीं चलता है। और हम इस बात के खिलाफ हैं कि धर्म का प्रयोग राजनीतिक वोट बैंक के लिए अगर किया जाए, ये सबसे बड़ा अपराध है। दूसरी बात, धर्म एक ऐसा है जो स्वतंत्र है, धारणा का विषय है, प्राचीन परंपराओं को जीवंत रखने का विषय है, उत्साह का विषय है, आनंद का विषय है, मोक्ष का विषय है, जिज्ञासा का विषय है। तो धर्म के रास्ते में किंचित मात्र भी संकीर्णता नहीं, ये सबको स्वीकार करने की सामर्थ्यता रखता है। अब देश की राजनीति में तो उठापटक चलती रहती है, उसको धर्म के साथ जोड़ना, क्योंकि जो शाश्वत है, शाश्वत अखंड से खंड खंड को नहीं जोड़ना चाहिए। और भीलवाड़ा से भी खबर बता दें, जहां पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वक्फ बोर्ड को लेकर भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर देश में वक्फ बोर्ड मतलब या तो बंद होना चाहिए या फिर सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंदू जागृति के लिए निकाली जाने वाली पदयात्रा के सबसे आखिर में शस्त्र दीक्षा भी दिलाई जाएगी। सुनिए जरा क्या कुछ कहा भीलवाड़ा में भी। सनातन बोर्ड का इसलिए गठन होना चाहिए क्योंकि वक्फ बोर्ड बना करके आपने कहा कि इस देश की संसद वक्फ बोर्ड की जमीन पे है, इस देश के मंदिर वक्फ बोर्ड की जमीन पर है। कल के दिन हमारे मकान वक्फ बोर्ड ले लेगा तो भैया हम सनातन वालों को तो कम से कम एक जगह छोड़ दो। एक देश में दोनों रहते हैं, वो भी रहते हैं तो हम भी रहते, या तो वक्फ बोर्ड बंद हो या सनातन बोर्ड का गठन। और चलिए अजमेर से इस बीच बड़ी खबर बता रहे हैं। यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा का बड़ा बयान आया है। धारा 370 बहाली प्रस्ताव को लेकर यह बड़ा बयान दिया यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने। उन्होंने कहा कि देश की सेना को खुली छूट दी गई है। आम लोगों की हत्या कर रहे हैं आतंकवादी। अलगाववाद और आतंकवादियों का सफाया होगा। सुनिए जरा यूडीएच मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने क्या कुछ कहा है। तो अब जिन लोगों को राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, मानवता से कोई मतलब नहीं है, वो निश्चित रूप से चाहते तो ये हैं कि हम तो पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्स की सुरक्षा के घेरे में रहें और हमारे द्वारा उकसाए गए अलगाववादी आतंकवादी आम जनता की हत्या करते हैं। भारत सरकार इस बारे में पिछले कुछ दिनों से बहुत तेजी के साथ काम कर रही है। सेना को खुली छूट दी हुई है और ये तो हमेशा से हुआ है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि दानवी शक्तियां प्रभावी हो रही हैं, लेकिन अंतिम विजय सदाचारी शक्तियों की। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा मुंबई दौरे पर रहे और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर में धारा 370 पर चल रहे बवाल को लेकर कांग्रेस पर हमला बोला है सीएम भजन लाल शर्मा ने। सुनिए जरा क्या कुछ कहा।
कहना चाहता हूं, हमेशा कांग्रेस ने धारा 370 को हटाने का विरोध किया है। असली चेहरा उनका सामने आया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर के जिस तरह से उन्होंने धारा 370 को पक्ष में अपना काम किया है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा आतंकवाद, अलगाववाद की स्थिति करती है। और आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, उनसे भी राहुल गांधी मिलकर के आए। विदेशों में राहुल गांधी किन से मिलते हैं? मैं कहना चाहता हूं, इनकी मानसिकता स्पष्ट रूप से आ रही है कि देश के हित में काम कर रहे हैं कि देश के विरोध में काम कर रहे हैं। और ये कांग्रेस की हमेशा इस तरह की मानसिकता रही है। वो फिर से जम्मू कश्मीर के अंदर अलगाववाद और आतंकवाद को पनपाना चाहते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोग जो इस तरह की दोहरी बात करते हैं, देश की जनता उसको सबक सिखाने का काम करे। और उपचुनाव के रण में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपने भाई जगमोहन मीणा के प्रचार में पूरी ताकत के साथ मैदान में हैं और सभी समाज के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। उसी क्रम में दौसा में किरोड़ी लाल मीणा योगी समाज की दीपावली स्नेह मिलन कार्यक्रम में पहुंचे तो समाज के लोगों ने गोरख धंधा शब्द को बैन करने की मांग उठाई और इस दौरान किरोड़ी लाल मीणा ने कांग्रेस पर निशाना साधा। सुनिए जरा क्या कुछ कहा है। अंग्रेजी एक बीमारी फैल गया है देश में, बांटो और राज करो। तो कांग्रेस 70 साल से यही करती रही। ये मीणा है, ये गुजर है, ये बैरवा है, ये जाटव है, जातियों में बांटती रही हिंदू समाज को। और हमारी पार्टी कहती है सब एक है, सनातनी है, एक जगह रहो, बटो मत। तो बटने पर तो स्वाभाविक है, अगर ब्राह्मणों को 2 टुकड़े हो जाएं तो ब्राह्मण भी कमजोर हो जाता है, गुजर के 4 टुकड़े हो जाते हैं, ये भी कमजोर हो जाता है। और फिर सारे समाज एक जगह रहते हैं तो किसी प्रकार का खतरा देश की अखंडता को, एकता को नहीं है। इसलिए बंटने पर दिक्कत आती है। बट गए पिछले चुनाव में, इस नाम पे का ST/SC का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। और चलिए इस बीच अजमेर से बड़ी खबर बताते चले कि UDH मंत्री जाबर सिंह खर्रा ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई की और इस दरमियान विधायक अनीता बदेल भी साथ रही और अनीता बदेल ने जिलाध्यक्ष को सूचना नहीं देने पर नाराजगी जताई है। ADA की समस्या को लेकर अनीता बदेल ने मंत्री से शिकायत की और साथ ही कहा कि उपायुक्त पर पैसे लेकर काम करने का आरोप भी लगाया। ADA अधिकारियों को विधायक ने खरी खोटी भी सुनाई और मंत्री से मामले में कार्रवाई करने की मांग की गई है। कार्यकर्ताओं सहित पार्षदों ने शहर की समस्याओं से मंत्री और विधायक को अवगत कराया। दौसा सीट पर वैसे तो बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने की टक्कर है, लेकिन एक निर्दलीय प्रत्याशी विप्र गोयल भी चुनावी मैदान में चर्चा का विषय बने हैं। विप्र गोयल को कितने वोट मिलेंगे, इस पूरे मुकाबले को त्रिकोणीय बना पाएंगे या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन एक 25 साल का लड़का खड़गपुर से IIT करने के बाद मल्टीनेशनल कंपनी से करोड़ों रुपए का पैकेज छोड़कर राजनीति की राह पर चलने लगा और दौसा से निर्दलीय मैदान में है और गांव-गांव का दौरा कर अपने लिए वोट मांग रहे हैं। निर्दलीय प्रत्याशी विप्र गोयल ने क्या कुछ इस दरमियान कहा है, वो सुनिए जरा। छारेड़ा में कर चुका हूं, तो छारेड़ा के मेरे कार्य को एक अग्नि साक्ष्य मानते हुए अगर आप मुझ पर ये दाव खेलते हैं तो पूरे चंद्राला के हर खेत पर 12मासी पानी, 12मासी बिजली। और मैं विधायक कोटे पर निर्भर नहीं रहूंगा, क्योंकि विधायक कोटा तो 2 करोड़ रुपए होता है, पर चंद्राला में तो 150 करोड़ रुपए लगना है। कितना लगना है? तो ये पैसा बाहर के भामाशाहों, उद्योगपतियों से लगवाना पड़ेगा। तो आपका विधायक इतना पढ़ा लिखा, इतना मजबूत होना चाहिए कि ऐसा नहीं कि वोट लेते वक्त तो वोट लेने आ गया और फिर 5 साल तक दिखा नहीं, फिर 5 साल बाद वोट लेने आए तो बोले कि पिताजी के नाम पे वोट दे दो या जातिगत राजनीति पे वोट दे दो। और जयपुर के